नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम प्रैक्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पर 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसमें एक तो ओम्स लॉ जो तुम्हारे बोर्ड में भी है और IIT JEE में भी है। दूसरा मीटर ब्रिज पे 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें से एक IIT JEE में भी है, बोर्ड में 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना और लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को वेरीफाई करना। ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। और तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स पर। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है ऑब्सोलीट हो चुका है, बोर्ड से हटा दिया गया उसे, सिर्फ IIT JEE में है। तो उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर होना है तुम्हें और रीडिंग वगैरह नहीं लेनी है हमको। हाँ, कैसे ऑब्जर्वेशन निकालते हैं वो सीखना है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ओम्स लॉ से। तो सबसे पहले तो तुम्हें ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बताना होगा। क्या तुम ओम्स लॉ को स्टेट कर सकते हो? स्टेट ओम्स लॉ, तुम में से कोई भी। जब भी हम स्टेटमेंट बताते हैं तो पूरी बात बतानी होती है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो ठीक है, V इक्वल टू IR, पर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। और ये लॉज जो हैं स्पेसिफिकली जितने भी लॉज हैं, थ्योरम्स हैं, इनके स्टेटमेंट आगे तक चेंज नहीं होते, सेम ही रहने वाले हैं। यानी अभी वाली छोटी क्लास में फिजिक्स पढ़े हम या कॉलेज लेवल पे कहीं पर भी फिजिक्स पढ़े, उसमें चेंज नहीं होने वाले हैं, वो सेम ही रहने वाले हैं। तो ये रट लेने चाहिए। तो प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा रिमेन सेम, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, बेसिकली कंडक्टर भी हम क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस वायर लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो हमें इसका वेरिफिकेशन करना है कि करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ खींचने पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलना चाहिए, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और साथ के साथ हम उस ग्राफ का स्लोप निकाल कर, और वैसे भी हम रेजिस्टेंस निकाल कर इसका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसमें लिखा रहता है रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, कैलकुलेट करके दो। तो हम इसकी लेंथ नाप लेंगे पहले। तो लेंथ नापने के लिए मैं क्या करूंगा, जो पार्ट बांधने में काम आ रहा है वो छोड़ दूंगा, क्योंकि उतने पार्ट का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता। जैसे ये जो हुक फॉर्म में है, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता, तो जो बांधने में काम आ रहा है उसको मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद से स्टार्ट करूंगा। तो दोनों साइड मैंने उतना हुक वाला पोर्शन छोड़ दिया और बाकी लेंथ को मैं नाप लूंगा, एकदम स्ट्रेट खींच कर, कोई क्लिंक नहीं रहना चाहिए। तो वो लेंथ जब मैंने नापा तो ये मेरे पास है 55 सेंटीमीटर। आगे मैं ऑब्जर्वेशन में तुम्हें लिखाऊंगा। तो ये ऑब्जेक्ट है कि हमें गिवन रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ पता करना है और साथ साथ ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करना है। तो कौन कौन से कंपोनेंट हम इसमें यूज करने वाले हैं, एपरेटस यूज में कौन कौन से एपरेटस हम काम में लेने वाले हैं, वो मैं उनसे तुम्हें फैमिलियर करा रहा हूं। सबसे पहला तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ये अननोन रेजिस्टेंस वायर। इसका मटेरियल तुम्हें पता होना चाहिए। ये बना हुआ है कॉन्स्टेंटन का। अगर इसमें चमक इससे थोड़ी सी ज्यादा होती तो ये होता नाइक्रोम का। अभी ये बना हुआ है कॉन्स्टेंटन का। और अगर चमक थोड़ी कम होती या चमक बिल्कुल नहीं होती तो ये होता यूरेका। ये सारे एलॉयज है जिनके नाम में ले रहा हूं। और ये अगर काला काला होता, जैसा तुम देखते हो रियोस्टेट में काला रंग का ये जो तार है, तो ये होता मैंगनीन का, MANGANIN। तो ये तुम्हें पहचान करना आना चाहिए। इसके लिए अल्फा नेग्लिजिबल है और रेजिस्टिविटी हाई है, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। दूसरा एलिमेंट है हमारे पास वोल्टमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट पे हमने लिख दिया है यहाँ पर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो भी तुम मीटर इस्तेमाल कर रहे हो, एक तो तुम्हें उसकी रेंज पता होनी चाहिए, दूसरा उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो इसकी रेंज 0 to 3 वोल्ट है और लीस्ट काउंट 0.05 वोल्ट है। अब ये कैसे है वो हमें इससे पता चलता है स्केल को देखने पर। जब हम इसका स्केल देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 3 वोल्ट ये नाप सकता है। 0 से लेकर 1 वोल्ट के बीच हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं 20 डिविजन्स हैं। तो 20 डिविजन 1 वोल्ट नाप रहे हैं, तो एक डिवीजन नापेगा 1/20 वोल्ट, यानी 1/20 यानी 0.05 वोल्ट। ये इसका लीस्ट काउंट है। क्योंकि हम जो भी रीडिंग्स लेने वाले हैं इसमें, वो सारी रीडिंग्स, जैसे मान लो निडल 1 पे आ गई तो मैं 1 वोल्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 20 डिविजन्स और फिर 20 को 0.05 से मल्टीप्लाई करके जब दूसरे कॉलम में रीडिंग भरनी होगी वोल्ट में,
उसको भरूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि कन्वीनियंट ये रहता है, जैसे 12 डिवीजन है, 13 डिवीजन है, तो उसको वोल्ट में डायरेक्टली निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम डिविजन्स में लेकर उसको कन्वर्ट करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करूंगा मिली एमीटर। तो ये जो मिली एमीटर है, मिली एमीटर क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो करंट हम इसमें फ्लो कराने वाले हैं वो मिली एम्पियर के ऑर्डर की होगी। जो हमारा पावर सोर्स है वो मिली एम्पियर में करंट दे सकता है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया मिली एमीटर। रेंज 0 to 500 मिली एम्पियर, लीस्ट काउंट 0.01 एम्पियर। कैसे हुआ लीस्ट काउंट, स्केल को देखकर अंदाजा लगा सकते हो तुम। 0 to 500 मिली एम्पियर रेंज पता चल रही है। 0 से 100 के बीच 10 डिविजन है, तो 10 डिविजन 100 मिली एम्पियर नापते हैं, तो एक डिवीजन नापेगा 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, ये होगा 0.01 एम्पियर। और इसमें एक विशेष बात होती है इंस्ट्रूमेंट में, मान लो निडल जो है अगर 0 पर नहीं है, जब कोई करंट फ्लो नहीं करा रहे तुम, तब निडल कहाँ होनी चाहिए, 0 पर। सपोज ये 0 पर नहीं है, जैसे कि इस इंस्ट्रूमेंट में तुम देख रहे हो 0 से थोड़ा सा आगे है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर टॉप पर यहां एक 0 एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, तो उसमें नाखून घुसाकर तुम इसको 0 पर घुमा के ला सकते हो, यानी 0 एडजस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज इसमें होगा 0 एरर। तो मैं इसको घुमाकर 0 पर ला रहा हूं, क्योंकि 0 पर नहीं थी, अब ये 0 पर आ गई है। तो इससे हम इसका 0 एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो 0 एरर को 0 कर देते हैं हम परमानेंटली, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिक्स कैटेगरी का एरर है। अगला डिवाइस जो हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट में तुम यहां देखोगे कि 3 टर्मिनल हैं, 2 नीचे और 1 ऊपर। एक रॉड है, थोड़ा बड़ा वाला रियोस्टेट में तुम्हें दिखा देता हूं, ये उससे थोड़ा बड़ा है। 2 टर्मिनल नीचे, 1 टर्मिनल ऊपर। ये मैंगनीन वायर है काले से रंग का। तो इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट यहां जुड़ा हुआ है इस स्क्रू पर, एंड पॉइंट यहां जुड़ा हुआ है, और ऊपर जो ये रॉड जा रही है मेटल की, उससे कनेक्टेड है जॉकी, जिसमें कॉपर का ये पॉइंट है जो कनेक्ट करता है वायर पर नीचे इस रॉड को। तो जब भी सर्किट में जोड़ना है रियोस्टेट को, अगर मैंने इन 2 टर्मिनल के बीच जोड़ा, तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि जॉकी को स्लाइड करके मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाऊंगा। फिक्स रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कांस्टेंट कितना, ये इस पर लिखा होता है। इसका स्केल तुम देखोगे, रियोस्टेट लिखा है, एक तो करंट रेटिंग लिखी है एम्पियर में, और ओम में इसकी वैल्यू लिखी है कि अगर पूरा का पूरा तार का रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना होगा, 50 ओम। तो फिक्स रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर अगर हम चाहते हैं कि इससे इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस को हम वेरी कराएं, तो इस जॉकी को स्लाइड करना पड़ेगा, और एक टर्मिनल हमें ऊपर वाला काम में लेना पड़ेगा। यानी जब भी मैं इसे कनेक्ट करूंगा, किस तरह से कनेक्ट करूंगा, इसमें तुम देख सकते हो, एक ऊपर वाला टर्मिनल, दूसरा नीचे वाला टर्मिनल। नीचे वाला कोई सा भी हो सकता है, ये या ये, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते, हम रिवर्स भी कैसे भी जोड़ सकते हैं इसको। तो अगर मैंने ऐसे जोड़ा और जॉकी की पोजीशन ये है, और मान लो ये ऊपर वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे, तो जो करंट यहाँ से आएगी इस रॉड में से होते हुए इस जॉकी के कॉपर कॉन्टेक्ट से नीचे उतरेगी और सीधे निकल जाएगी। तो कितना रेजिस्टेंस है अभी सर्किट में, 0। और अगर मैंने इसको खिसका कर इधर कर दिया, तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस होगा, इतने पार्ट का नहीं होगा, ये ओपन सर्किट में, ये क्लोज सर्किट में आ रहा है। और अगर खिसका कर बिल्कुल इस एंड पे कर दिया, तो रेजिस्टेंस हो गया अभी मैक्सिमम। तो इस तरह से रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस वैरी करा सकते हैं। पर इस रियोस्टेट का इस्तेमाल हम एक और तरीके से करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर की तरह। ये तो एक इस्तेमाल हुआ जिसमें 2 ही टर्मिनल काम आते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह। जहां पोटेंशियल डिवाइडर की तरह करना है वो कैसे होगा, तब हमें तीनों टर्मिनल काम में लेने पड़ते हैं। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल पोटेंशियल डिवाइडर की तरह करना चाहता हूं, तो पोटेंशियोमीटर जैसा मिलता जुलता सर्किट बनेगा। तुम ऐसे समझो कि इन 2 टर्मिनल के बीच मैंने एक बैटरी को लगा दिया जिसका ईएमएफ है ई, तो वो ईएमएफ पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा इस वायर पे यूनिफॉर्मली। अब मैंने एक कनेक्टर तो यहाँ से लिया, मान लो यहाँ बैटरी का नेगेटिव जोड़ा था, तो यहाँ से एक दूसरा कनेक्टर निकाल लिया, तो ये एक कनेक्टर हो गया, दूसरा हो गया। अभी इस पोजीशन में इन दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहीं पर है इसलिए। पर मैं जैसे इस जॉकी को खिसका कर इधर करूंगा, जितना ड्रॉप हो रहा है इस वायर की इतनी लेंथ पर,
उतना ड्रॉप होगा अब इसके और इसके बीच, जिसे मैं वेरी कर सकता हूं इसको किसका अगर, तो पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, ई, आउटपुट में ले सकते हैं मैक्सिमम ई। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह भी काम आता है। कौन से एक्सपेरिमेंट्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है, रियोस्टेट। तो इसके अलावा ये है मेरे पास सर्किट मेक और ब्रेक करने के लिए प्लग की। प्लग की में ब्रास के दो ब्लॉक्स हैं जिसपे ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं। जब इसमें प्लग नहीं लगाया तो यहाँ ओपन सर्किट है, बीच में गैप है, और जैसे मैं प्लग लगाऊंगा बीच का गैप मेटल से फिल हो गया तो रेजिस्टेंस हो गया 0, यानी ये सर्किट कनेक्ट हो गया और ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। प्लग की के बाद मेरे पास है पावर सोर्स, बैटरी। बैटरी पर हमने इसकी रेटिंग लिखी हुई है 3 वोल्ट 500 मिली एम्पियर। ये इसके कनेक्टर्स, वास्तव में इसके अंदर क्या है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। अंदर हैं 2 ड्राई सेल हमने लगा रखे हैं, एक का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और ये 2 सीरीज में लगे हुए हैं। देखने में लगता है पैरेलल में, पर वास्तव में कैसे है कि इसका पॉजिटिव यहाँ से निकला हुआ है तो पॉजिटिव आउटपुट हो गया, इसका नेगेटिव जुड़ा हुआ है दूसरे सेल के पॉजिटिव से और उसका नेगेटिव यहाँ से बाहर निकला हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है 1.5 एंड 1.5 3 वोल्ट, और ये जो करंट दे सकते हैं वो 500 मिली एम्पियर है। अब ये एक मोटा वाला सेल होता है, एक पेंसिल सेल होता है, एक ट्रिपल ए सबसे पतला वाला सेल होता है, एक मीडियम साइज सेल होता है। इन सभी का ईएमएफ सेम होता है 1.5 वोल्ट। तो डिफरेंस कहाँ है, इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स ज्यादा है, इससे मैं ज्यादा करंट ड्रॉ कर सकता हूं, और वो जो पतला वाला सेल होता है उससे कम करंट ड्रॉ कर सकता हूं, हालांकि ईएमएफ सेम है। पर एक बात और समझने की है, वो ये है कि इनकी कैपेसिटी भी सेम है। सॉरी, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट है। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी कम है, यानी कम करंट कम टाइम के लिए ले सकते हैं उससे हम। तो ऐसा क्यों है कि ईएमएफ सेम है? ईएमएफ है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेल की। इन चारों तरह के सेल में सेम इलेक्ट्रोड्स हैं, कार्बन की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जिंक रॉड नहीं है, जिंक का खोल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा हुआ है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लकड़ी के बुरादे के साथ। तो जब तक इलेक्ट्रोलाइट का नेचर और इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल सेम रहेगा तब तक ईएमएफ चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंट सेल है, लेक्लांशियस सेल। इसका ईएमएफ अगर तुम देखोगे तो ये डिफरेंट होगा उससे या सेम होगा, बताओ। वो जो तुमने सेल देखा उसे ड्राई सेल कहते हैं और वो लेक्लांशियस सेल की ही ड्राई फॉर्म है। तो बहुत मामूली अंतर है। इसमें भी वही कार्बन इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो इस पोरस स्पॉट में सील्ड है, जिंक रॉड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें जो सॉल्यूशन हम भरते हैं वो होता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अंतर सिर्फ इतना पड़ गया कि इसमें लिक्विड फॉर्म में है और उसमें पेस्ट फॉर्म में रहता है, उसके कारण ईएमएफ में थोड़ा सा अंतर आता है, नेचर चेंज हो गया इलेक्ट्रोलाइट का, इसलिए इसका ईएमएफ 1.45 होता है और उसका होता है 1.5। लैब में हम लेक्लांशियस सेल भी इस्तेमाल करते हैं। यह है डैनियल सेल, कॉपर का वेसल इटसेल्फ, इलेक्ट्रोड चेंज हो गई, इसका ईएमएफ अलग होता है। डैनियल सेल, कॉपर वेसल, पॉजिटिव जिंक रॉड नेगेटिव, और ईएमएफ है 1.125 वोल्ट। कॉपर पॉजिटिव है, इसके अंदर हम भरते हैं CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसको 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इस पोरस स्पॉट में भरते हैं जो ओपन है, इसमें भरते हैं डाइल्यूट H2SO4, और इसमें जिंक रॉड नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। तो क्योंकि सॉल्यूशंस डिफरेंट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट हो गया, इसका ईएमएफ अलग हो गया। ऐसे जो बटन सेल आते हैं जो घड़ी में लगाते हैं हम, वो 2 तरह के होते हैं, मर्करी सेल एंड सिल्वर सेल। अकॉर्डिंगली उनके ईएमएफ, अगर मर्करी सेल है, एल्कलाइन बैटरीज होती है, मर्करी सेल है तो 1.36, सिल्वर सेल है तो 1.62, ये उनके ईएमएफ होते हैं। तो ईएमएफ, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें तुम्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस मेनली डिपेंड करता है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल पर। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ आयंस
ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करेंगे सेल से, ज्यादा आयंस को फ्लो होना पड़ेगा, टक्करें ज्यादा होंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर कम है तब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट की, विस्कोसिटी कम होने से आयन फ्लो ईजी हो जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में बैटरी से स्टार्ट होने वाले व्हीकल एक बार में स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सेल या बैटरी सफिशिएंट करंट दे देती है, पर सर्दियों में हमें 2-3 बार सेल्फ लगाना पड़ता है। तो चाबी घुमाते हैं, वो किसको एक्चुएट करता है? सेल्फ को, एक डिवाइस होता है उसके अंदर। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ही वो प्रॉपर्टी है जिसके बढ़ जाने के कारण, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण कोई बैटरी बेकार हो जाती लंबे समय के इस्तेमाल के बाद। तो ज्यादातर तुमने जितने भी एग्जांपल्स सुने पढ़े या इस्तेमाल किए हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन के हैं, जहां सेल्स को हमने सीरीज में लगाया, टॉर्च में, रिमोट में, सब जगह सीरीज में लगाया। क्या पैरेलल का कोई एग्जांपल बता सकते हो जहां हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इस्तेमाल करते हो? तो तुमने थ्योरी में पढ़ा है जब इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मान लो आने वाले टाइम में तुम सबके पास कार होने वाली है, किसी दिन तुम सो के उठे, कार को स्टार्ट किया, कार स्टार्ट नहीं हुई, पता चला बैटरी खत्म हो गई, 3.5 साल हो चुके थे, डेट देखी तुमने बैटरी की, 3.5 साल चलती लगभग कार में बैटरी, तो क्यों खत्म हो गई? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मान लो उस दिन संडे है, कहीं नई बैटरी मिलने के चांसेस नहीं है, दूसरी गाड़ी लेकर जाओ तो भी, और तुम्हें गाड़ी को स्टार्ट करके कहीं पहुंचना है, क्या करोगे? किसी दूसरी गाड़ी को रोकोगे, उसकी बैटरी से 2 जंपर निकालोगे, कनेक्टर निकालोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। नेगेटिव एक्चुअल में नेगेटिव से कनेक्ट करने के बजाय बॉडी बॉडी से कनेक्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव बॉडी से जुड़ा होता है व्हीकल की। तो ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अब तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, दोनों सेल मिलकर सफिशिएंट करंट दे देंगे, दोनों बैटरीज मिलकर। तो यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी मिक्स ग्रुपिंग भी यूज करते हैं। अब मैं ये सर्किट बनाकर बता रहा हूं, ऑब्जर्वेशन टेबल भी तुम्हें बताऊंगा। कनेक्टिंग वायर्स जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है, धागे की लेयर चढ़ी हुई है, एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, खोल सकते हैं हम उसको। जब भी मैं कनेक्शन बनाऊंगा तो ऐसे हुक बना के इस्तेमाल करूंगा, इसे कनेक्शन बनाना भी आसान रहेगा, खोलना भी आसान रहेगा। तो कनेक्टिंग वायर है कॉपर का जिसपे कोटिंग चढ़ी हुई है धागे की। तो ओम्स लॉ में जो सर्किट रहेगा वो देखोगे तुम, वो रेजिस्टेंस वायर जिसके एंड्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं। इस पे एक्चुअल में क्वेश्चन रिपीट हुआ है आईआईटी जेईई में ओम्स लॉ के कंसेप्ट पर, 2010 में आया और 2004 में, तुम देखोगे इसी बुकलेट में है। मैंने इसके एंड्स के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ दिया वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। सीरीज में मैं लगा दूंगा अमीटर, क्योंकि करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की है इसलिए मिली एमीटर, और फिर बैटरी कनेक्ट करूंगा। ये ध्यान रखना होगा मुझे कि बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े, सीरीज में जोड़ने पर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा। सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए एक प्लग की, और फिर रियोस्टेट, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। ये जॉकी रियोस्टेट के जो 3 टर्मिनल हैं उसमें से 2 को हमने कनेक्ट किया, एक को छोड़ दिया, तो एक ऊपर वाला और एक साइड वाला। इस सर्किट का इस्तेमाल करके मैं ओम्स लॉ को वेरीफाई करूंगा। तो मुझे ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन टेबल भी अभी तुम देखोगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन चाहिए होंगे, बोर्ड पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर सर्किट बनाकर हम ऑब्जर्वेशन ले लेंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। कम से कम 8 ऑब्जर्वेशन हमें लेने होंगे, जिससे इन केस कोई ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ ट्रेंड आ जाता है तो उसको हम छोड़ सके। तो मैं प्लान कर रहा हूं 8 ऑब्जर्वेशंस के लिए, एंड सो ऑन। यहां पर हम 3 कॉलम और बनाएंगे। लास्ट कॉलम में तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V/I, बाकी 2 कॉलम में बारी बारी से
वोल्ट मीटर रीडिंग एंड अमीटर रीडिंग आएगी। पहले हम अमीटर रीडिंग प्लॉट कर लेते हैं। अमीटर रीडिंग नोट कर लेते हैं। इसके दो पार्ट करेंगे, सब पार्ट करेंगे इस कॉलम के, क्योंकि जो रीडिंग हम नोट करने जा रहे हैं वो डिविजन्स में नोट करेंगे, इन डिविजन्स, DIV डॉट, और फिर उसे कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके। तो हमें रेंज पता होनी चाहिए, लीस्ट काउंट पता होना चाहिए दोनों इंस्ट्रूमेंट का, वो भी अभी लिखेंगे। यहां पर वोल्ट मीटर रीडिंग, इस कॉलम के भी दो पार्ट, इन डिवीजन, इन वोल्ट। तो फाइनली मीन निकालेंगे जो रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो जो वोल्ट मीटर मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं उसकी रेंज और लीस्ट काउंट वो नोट करूंगा, और जो अमीटर इस्तेमाल करने जा रहा हूं उसकी रेंज और लीस्ट काउंट भी नोट करूंगा। तो वोल्ट मीटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं 0 to 3 वोल्ट रेंज का, और उसका लीस्ट काउंट है 0.05 वोल्ट, जैसा तुमने देखा था स्केल पे शुरू में। मिली एमीटर में इस्तेमाल कर रहा हूं 0 to 500 मिली एम्पियर रेंज का, और उसका लीस्ट काउंट है 0.01 एम्पियर। अब हम ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं सर्किट बनाकर। कोई भी एक्सपेरिमेंट लैब में अगर तुम कर रहे हो, तुमने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते सर्किट बनाने में, 2 या 3 मिनट रीडिंग्स लेने में, 5 मिनट में कोई भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो सर्किट मैंने वहां पर बनाया बोर्ड पर, एग्जैक्टली उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं इधर। रेजिस्टेंस वायर को मैंने हुक फॉर्म में कन्वर्ट किया और मैं कनेक्ट कर रहा हूं वोल्ट मीटर में, पैरेलल कनेक्शन, एक एंड एक तरफ, दूसरा एंड दूसरी तरफ। उससे पहले मैंने इसकी लेंथ को नाप लिया। इसकी लेंथ तुम नोट कर सकते हो, कैपिटल एल से दिखाएंगे। ये है 55 सेंटीमीटर। लैब में ही मीटर ब्रिज में एक स्केल होता है, उस स्केल पर, मीटर स्केल पर हम इसकी लेंथ को नाप सकते हैं खींच के। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर, देन मिली एमीटर को सीरीज में जोड़ना है। स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टर पिन वाला मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। इसके नेगेटिव से मैंने अमीटर का पॉजिटिव जोड़ा, देन मिली एमीटर के नेगेटिव को मैं जोड़ रहा हूं रियोस्टेट से। हुक को ग्रूव में फंसाया, टाइट किया। रियोस्टेट के एक टर्मिनल को मैं जोड़ रहा हूं की से। बस ये ध्यान रखना होता है कि रियोस्टेट में हमेशा एक ऊपर वाला तो एक नीचे वाला। देन की के दूसरे टर्मिनल को मैं जोड़ रहा हूं बैटरी से। बैटरी का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को मिलना चाहिए, तो देखकर मैं बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूं यहां पर, जो इधर जा रहा है रियोस्टेट के थ्रू मिली एमीटर के नेगेटिव तक। देन बैटरी का पॉजिटिव जाएगा वोल्ट मीटर के पॉजिटिव पर। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम प्लग लगाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन देंगे, जैसा कि तुम देख रहे हो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। थोड़ा सा इंक्लाइन कर देता हूं इसको, जिससे तुम स्केल को क्लियरली देख पाओगे। डिफ्लेक्शन विजिबल है। मैंने रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को कर दिया 0। ये तुम देख सकते हो रियोस्टेट में रेजिस्टेंस अभी 0 है। यहां से जो करंट आई पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर गई, यहां से सीधे जॉकी से ऊपर जाकर डायरेक्ट चले गई। रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस 0। तो मैक्सिमम रीडिंग, मैं इंटरेस्टेड हूं करंट की रीडिंग देखने में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेरे को करंट प्लॉट करनी। तो जिसे हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं उसे यूनिफॉर्मली वैरी करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे करंट है, मिली एमीटर रीडिंग बता रहा है 35 डिविजन्स। देख पा रहे हो तुम? तो मैक्सिमम रीडिंग जो है मिली एमीटर में वो है 35। अब मैं रियोस्टेट को रेजिस्टेंस बढ़ाते हुए मैक्सिमम पे कर देता हूं, यानी रेजिस्टेंस मैंने मैक्सिमम कर दिया तो रीडिंग कम होते हुए मिनिमम आ गई।
तो मिलीमीटर की मिनिमम रीडिंग जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 12 डिविजन्स परपेंडिकुलर देखने पर। 12 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, 12 एंड 13 के बीच है, मान लो मैं 13 मान लेता हूं, तो मुझे कितना वेरिएशन मिला 13 से 35? 22 डिविजन्स। 13 से 35 22 डिविजन्स का वेरिएशन मुझे मिल रहा है। इस 22 डिविजन्स के वेरिएशन में मुझे अकोमोडेट करने हैं 8 ऑब्जर्वेशन। तो मैं 8 का टेबल अगर बोलता हूँ 8 2 जा 16 8 3 जा 24, 3 से तो मैं वैरी नहीं करा सकता, मुझे 2 डिवीजन से वैरी कराना पड़ेगा। तो मैं 2 डिवीजन से वैरी कराते हुए रीडिंग लूंगा, मिनिमम से मैक्सिमम जाऊंगा, बढ़ते हुए क्रम में लूंगा रीडिंग। तो सबसे पहले सबसे कम वाली रीडिंग, और मैं इसको ऐसे एडजस्ट किया कि मिलीमीटर में 13 दिख रहे हैं मुझे और वोल्ट मीटर में दिख रहे हैं। यहाँ में थोड़ा मार्जिन है मेरे पास, तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, मैं इसको इवन नंबर में कर देता हूँ, 14 कर देता हूँ। मिलीमीटर में 14, उसके करस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर में है 12 और 13 के बीच है निडल। तो जब भी ऐसा होता है निडल 2 डिविजन्स के बीच आती है, तो हम हमेशा है तो आगे वाला है, हमेशा पीछे वाला। तो 13 ले रहा हूँ। तो तुम पहला ऑब्जर्वेशन नोट करोगे, मिलीमीटर 14, वोल्ट मीटर 13, इन डिविजन्स में नोट करोगे। अगले ऑब्जर्वेशन के लिए मैं 16 कर देता हूं मिलीमीटर को, मिलीमीटर 16, वोल्ट मीटर 15, देन मिलीमीटर 18, वोल्ट मीटर 16, मिलीमीटर 20, वोल्ट मीटर 18, मिलीमीटर 22, वोल्ट मीटर 20, मिलीमीटर 24, वोल्ट मीटर 21, मिलीमीटर 26, वोल्ट मीटर 23, मिलीमीटर 28, वोल्ट मीटर 25। कितने हो गए? 8 हो गए। एक्सपेरिमेंट खत्म। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो पहला ऑब्जर्वेशन था उसे देखो, मिलीमीटर था 14 पर, और ये जो 14 वैल्यू आ रही थी हमारे पास, ये हमने नोट की थी इन डिवीजन यहां पर, और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर में हमने नोट किया था 13, यही था। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके लीस्ट काउंट 0.01 से, और यहां लिखूंगा 0.14। 13 को मल्टीप्लाई करूंगा वोल्ट मीटर के लीस्ट काउंट 0.05 से, 13 5 से कितना होता है? तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 0.65। तो रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा 0.65 अपॉन 0.14, 4 ओम से ज्यादा और 5 ओम से कम अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे हम सबके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट खत्म। और इसमें मीटर्स के बारे में कुछ बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। ये जो मीटर हम काम में ले रहे हैं, वोल्ट मीटर, अमीटर, बेसिकली ये गैल्वानोमीटर से बनाए जाते हैं, शायद तुमने थ्योरी में पढ़ लिया, G2A G2V कन्वर्जन। तो वो जो गैल्वानोमीटर होता है उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे उससे हम बनाते हैं, थोड़ी सी डिटेल में तुम्हें बता रहा हूं। यह है मेरे पास मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं, मूविंग कॉइल टाइप एंड मूविंग मैग्नेट टाइप। मूविंग कॉइल टाइप में कॉइल घूमती है, मैग्नेट स्टेशनरी रहता है, और मूविंग मैग्नेट टाइप में मैग्नेट घूमता है, कॉइल स्टेशनरी रहती है। तो इसमें वास्तव में ये खुला हुआ तुम देख रहे हो, ये इसका स्केल मैंने हटा दिया, माइक्रोमीटर था, ये मिलीमीटर था, ये माइक्रोमीटर। स्केल पर यहाँ निडल थी, निडल ये टूट चुकी है इसकी, तो इसमें भी निडल टूट गई है। वास्तव में क्या होता है, यहाँ होते हैं कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, कॉनकेव शेप के, इसके तरह के कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट के बीच में कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल किससे बनाई जाती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटकर। ये कॉपर वायर है पर बेयर नहीं है, इसमें इंसुलेशन है, पेंट की लेयर चढ़ी हुई है।
इससे एल्यूमिनियम के हल्के फ्रेम पर इसे लपेटते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, उससे कॉइल बनाते हैं, इससे पतला तार होता है। तो वो कॉइल इसमें सस्पेंडेड है या पिवोटेड है, सस्पेंडेड नहीं पिवोटेड है विद हेल्प ऑफ 2 स्पाइरल स्प्रिंग्स। तो जब हम करंट पास करेंगे कॉइल में, कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो पड़ी हुई है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। तो उस पर एक कपल काम करेगा जिसके कारण वो घूमेगी, डिफ्लेक्ट होगी, वो होगा डिफ्लेक्टिंग कपल, टॉ इक्वल टू NIAB। वैसे तो होता है NIAB sin थीटा, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। sin थीटा 1 हो जाता है क्योंकि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है विद हेल्प ऑफ कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। अब जब ये डिफ्लेक्ट होगी तो वो जो स्पाइरल स्प्रिंग्स हैं वो रीस्टोरिंग कपल प्रोवाइड करेंगी, टॉ इक्वल टू C थीटा। उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, टॉर्जनल कांस्टेंट वहां काम करेगा C। तो जहां बैलेंसिंग होगी इक्विलिब्रियम स्टेट में, C थीटा और NIAB एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे NIAB इक्वल टू C थीटा, और यहां से हम I निकालेंगे तो C अपॉन NAB टाइम्स थीटा। किसी भी गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए C, N, A और B कांस्टेंट हैं तो I प्रोपोर्शनल थीटा। तो ये इंस्ट्रूमेंट इस प्रिंसिपल पे काम करता है, I प्रोपोर्शनल थीटा। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ये मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट हुआ। इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस होता है 100 ओम के ऑर्डर का। अब मैं इसका इस्तेमाल गैल्वेनोमीटर की तरह तो कर रहा हूं, पर अगर मैं इससे अमीटर बनाना चाहता हूं तो अमीटर बेसिकली तब सक्सेसफुल होगा जब सारी की सारी करंट उसमें से होकर जाए, उसको सारी की सारी करंट नापने को मिले। अब सारी की सारी करंट कब जाएगी? जब इफेक्टिवली उसका रेजिस्टेंस 0 हो। इसका रेजिस्टेंस 100 ओम के ऑर्डर का है, तो 0 तो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। एज मिनिमम एज पॉसिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर 1 ओम पैरेलल में जोड़ दें तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो एक पैरेलल में हम शंट लगा देते हैं, ये दिखाएंगे तुम्हें सर जूम करके। ये स्प्रिंग जैसा एक वायर लगा हुआ है इसमें, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस वायर है, ये है शंट, SHUNT शंट। तो शंट की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं कि किस रेंज का हमें अमीटर बनाना है। हमें मिली अमीटर बनाना है कि माइक्रो अमीटर बनाना है। 0 से 3 एम्पियर नापने वाला चाहिए, 0 से 5 एम्पियर नापने वाला चाहिए, फॉर्मूला में तुमने देखा है। तो शंट लगाकर हम अमीटर बना सकते हैं। और अगर हम वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी तो नहीं कर सकते। एज मैक्सिमम एज पॉसिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। जिस रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो ये मूविंग कॉइल टाइप हुआ। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मूविंग कॉइल टाइप में भी ये पिवोटेड टाइप हो, एक सस्पेंडेड टाइप होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हें वहां पे डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा मूविंग कॉइल टाइप एक्सपेरिमेंट, मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर पे। उसमें लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं हम डिफ्लेक्शन नापने के लिए। निडल नहीं होती उसमें, उसमें लटकी रहती है कॉइल, फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर होता है, उस पर कॉइल लटकी रहती है। उस वायर पर एक मिरर चिपका होता है, जैसा सजाने में काम लेते हैं, कुशन में लगे होते हैं गोल गोल मिरर छोटे छोटे, वो मिरर चिपका होता है। अब जब कॉइल घूमेगी तो मिरर भी घूमेगा। इस मिरर पे हम सामने से टॉर्च से रोशनी डालते हैं और उस टॉर्च के साथ एक स्केल लगा होता है हॉरिजॉन्टल। तो जब ये रोशनी इस मिरर पे पड़ेगी और मिरर घूमेगा तो मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो स्केल पर घूमेगा। तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ उसको हम आर्क मान लेते हैं और टॉर्च से मिरर तक की डिस्टेंस को हम रेडियस मान लेते हैं। आर्क अपॉन रेडियस करके हम एंगल निकाल लेते हैं। वो होता है सस्पेंडेड टाइप, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा तुम्हें। ये मूविंग मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट, कॉइल स्टेशनरी है प्लास्टिक की केसिंग में और ये मैग्नेट है डिस्क फॉर्म में। जब मैं इसमें करंट पास करूंगा तो ये मैग्नेट घूमेगा। कूलर के अंदर जो पंप होता है उसमें बेसिकली यही स्ट्रक्चर होता है। प्लास्टिक की केसिंग में कॉइल फिक्स रहती है और एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट घूमता है। तो तुम्हें अब जज करके बताना है, सोच कर बताना है। ये जो खिलौने वाली मोटर जैसा कि तुमने देखी होगी, तुमने कई खिलौने खोले भी होंगे शायद खराब होने पर। ये खिलौने वाली मोटर है, ये कॉइल है और इसके अंदर, इस खोल के अंदर ऐसे 2 मैग्नेट लगे होते हैं कॉनकेव। ये मैग्नेट इसके अंदर से निकला है, इसके अंदर ऐसे लगा होता है। तो मैं जानना चाहता हूं ये कैसा इंस्ट्रूमेंट हुआ, मूविंग कॉइल टाइप की मूविंग मैग्नेट टाइप? मूविंग कॉइल टाइप, क्योंकि कॉइल घूम रही है, मैग्नेट स्टेशनरी है। एक और इंस्ट्रूमेंट देखो, क्या इसको पहचानते हो? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इट इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये है कॉइल, इसके अंदर तांबे के तार लपटे हुए हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स के बाद यहाँ कनेक्टर लगे हुए हैं और
ये जो है पहचानो, काली सी निडल है, उस पर रेड डॉट लगा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर है। ये है कंपास निडल, मैग्नेटिक निडल। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो ये नॉर्थ साउथ इंडिकेट करेगी। वो जो रेड डॉट है वो उसका नॉर्थ है, तो वो नॉर्थ किस तरफ इंडिकेट करेगा? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ में मैग्नेटिक साउथ है। तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा, ये इंडिकेट कर रही है उधर नॉर्थ है, तो उस तरफ इंडिकेट कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, कॉइल का प्लेन घुमाकर, आगे पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म में अलाइन कर दिया मैंने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो है अर्थ का यहां पर, और जब मैं इसमें करंट पास करूंगा तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉइल का, जो या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। μ0 Ni/2r, ये फॉर्मूला भी सीखोगे तुम। तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो अब ये जो निडल है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कुछ एंगल थीटा बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा करंट पर, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा कॉइल का, तो tan थीटा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये काम करता है I प्रोपोर्शनल tan थीटा पर, इसलिए हम इसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, क्योंकि I प्रोपोर्शनल tan थीटा को हम बोलते हैं टेंजेंट लॉ। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट है? मूविंग कॉइल टाइप की मूविंग मैग्नेट टाइप? मैग्नेटिक निडल घूम रही है तो मूविंग मैग्नेट टाइप, कॉइल स्टेशनरी है। अगले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं हम। अगला एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज का। तो अच्छा, ये मेरे पास ये भी कॉनकेव पोल पीसेस है मैग्नेट, इनको बोलते हैं ENT मैग्नेट्स। ये साउथ, ये नॉर्थ। ये मैग्नेटोथेरेपी में काम आते हैं। नॉर्थ रेड वाला, अंदर से ये नॉर्थ पोल है, बाहर से साउथ है, क्योंकि पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट, दावा किया कई लोगों ने, पर कोई भी सेपरेट नहीं कर पाया नॉर्थ को साउथ से। क्या काम के हैं? हमारे बहुत काम के हैं। जुकाम में, गला खराब में ये क्योर करते हैं। ऐसे लगाना होता है, R से रेड, R से राइट। रेड वाला राइट साइड में यूज करते हैं हम बॉडी के, ब्लू वाला लेफ्ट साइड में। नाक बंद है, नाक पे ऐसे लगा लिया, विद इन 2 मिनट्स नाक खुल जाएगा। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। अंदर हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन है, आयरन को मैग्नेट अफेक्ट करता है, तो वहां पर अफेक्टेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर देता है। उससे जो भी बैक्टीरिया या वायरस कॉलोनी डेवलप कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाते, बह जाते सब। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम निकाल देता है बाहर उनको। तो नाक खुल जाएगा। सुबह शाम 10 से 15 मिनट लगा सकते हो जुकाम होने की स्थिति में। गला ठीक हो जाएगा, गले में ऐसे लगा सकते हैं। तो ये तुम लोग को ले लेना चाहिए, बहुत काम की चीज है। बाजार में मिलेगा, नेचुरोथेरेपी सेंटर पे या एक्यूप्रेशर वाले इक्विपमेंट जहाँ मिलते हैं वहां मिलेगा। मेले वगैरह लगता है, उसमें एक्यूप्रेशर के स्टॉल लगते हैं, वहां पर तुम्हें मिल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेड है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, खुद पर भी, अपने पूरे परिवार पर, कई बच्चों पर। एकदम श्योर ENT, ईयर नोज थ्रॉट, ENT मैग्नेट। मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दोनों ही बेस्ड हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को समझेंगे थोड़ा सा। व्हीट यानी आटा, स्टोन यानी पत्थर। वास्तव में तो साइंटिस्ट का नाम है, पर नाम कुछ ऐसा ही है। साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंसेस को एक पैरेललोग्राम की 4 साइड की फॉर्म में अरेंज करके एक ब्रिज बनाया, जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, अननोन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से तुम फैमिलियर हो, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहा हूं इसका। 4 पॉइंट सीक्वेंस में होते हैं, A, B, C एंड D। AB और BC को हम बोलते हैं रेशियो आर्म्स, क्योंकि इसमें लगे हुए रेजिस्टेंस P और Q का रेशियो हमें पता होता है। AD को बोलते हैं हम नोन आर्म, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो हम खुद ही लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है। CD को बोलते हैं अननोन आर्म, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस S लगाया जाता है, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है, अननोन रेजिस्टेंस लगाया जाता है। B से एक की मदद से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर की K डैश, डायगोनल BD के अक्रॉस और डायगोनल AC के अक्रॉस हम जोड़ते हैं बैटरी।
जितने भी बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स तुम पढ़ोगे, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोटेंशियोमीटर, इन सबको बोलते हैं बैलेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स, जहां पर हम गैल्वेनोमीटर को बैलेंस करके जीरो डिफ्लेक्शन देखते हैं। इन सभी में हम टर्मिनल ए को हमेशा हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट बनाते हैं, यानी सारे पॉजिटिव हम ए पर जोड़ेंगे। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। इस पर बेस्ड है मीटर ब्रिज कैसे काम करता है। बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज एक्सप्लेन करो। तो मीटर ब्रिज में बेसिकली एक लकड़ी का पट्टा है जिसके ऊपर कुछ मेटल की स्ट्रिप्स, मेटल है ब्रास, जिसके ऊपर कोटिंग है निकल की, जिससे चमकीली दिखाई देती हैं। बीच में आई शेप की स्ट्रिप, कॉर्नर पे की 2 स्ट्रिप्स कसी हुई होती हैं स्क्रूज की मदद से। एक वायर स्ट्रेच रहता है 1 मीटर लेंथ का इन 2 स्ट्रिप्स के बीच, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मीटर ब्रिज। और इसका एक नाम और भी है स्लाइड वायर ब्रिज, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ की जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड करते हुए ले जाते हैं, तो स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 गैप बन रहे हैं इन स्ट्रिप्स के बीच में, राइट हैंड साइड वाला गैप, लेफ्ट हैंड साइड वाला गैप। राइट हैंड साइड वाले गैप में हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस वायर एस, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वैसा ही वायर रहेगा जैसा ओम्स लॉ में यूज किया था हमने। लेफ्ट हैंड साइड वाले गैप में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसकी मदद से हम नोन रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब तुम इसको कंपेयर कर सकते हो इससे, इधर जहां आर और एस जुड़ रहे हैं वो पॉइंट है डी, तो ये पूरी स्ट्रिप हो गई डी। आर जुड़ता है ए और डी के बीच, तो ये ए। एस जुड़ता है सी और डी के बीच, तो ये सी। ए और सी के बीच में हमें कहीं मिलता है पॉइंट बी, जिससे पी और क्यू पता चलते हैं। बैटरी जुड़ती है ए और सी के बीच, ए पर बैटरी का पॉजिटिव और सी पर नेगेटिव। गैल्वेनोमीटर जुड़ता है डी से, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो हम जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड करके ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। तो जहां डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा वो पॉइंट होगा पॉइंट बी। तो ए से बी तक इस वायर की जो लेंथ है, इसे हम नाम देंगे बैलेंसिंग लेंथ, स्मॉल एल से दिखाएंगे, सब सेंटीमीटर में स्केल लगा हुआ है इसके साथ, इसको हम पढ़ सकते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड पी, क्योंकि ए और बी के बीच में पी है, और बची हुई लेंथ है 100 माइनस एल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगा क्यू, बी और सी के बीच रेजिस्टेंस है क्यू। अब हमें पता करना है एस, तो जो फॉर्मूला है वो हो गया एस इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। कैसे? व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ी सी फाइन डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। अब जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ब्रिज बैलेंस स्टेट में है, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट डी के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं, दिखा सकता हूं, प्रूव कर सकता हूं, केवीएल केसीएल लगाकर, इसमें लूप लॉ लगाकर मैं प्रूव कर सकता हूं कि एडजेसेंट साइड्स का रेशियो, एडजेसेंट साइड्स में लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा, मींस पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस होगा। तो यहां से हम निकाल लेते हैं एस इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर। दूसरी फाइन डिटेल जो है, जब बैलेंस स्टेट में होता है, हम चाहें तो गैल्वेनोमीटर बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे बैलेंस स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी फाइन डिटेल ये है कि अगर हम एस की वैल्यू एक्यूरेटली निकालना चाहते हैं तो चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होने चाहिए, चारों ही ओम में या चारों ही किलो ओम में या चारों ही मेगा ओम में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ओम में, 1 किलो ओम में, 1 मेगा ओम में हो। ऐसे सिचुएशन में एस की एक पॉइंट वैल्यू ना मिलकर एक रेंज में एस की वैल्यू मिलेगी, तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी अगर चारों इक्वल हो जाए। अगली फाइन डिटेल ये है कि इस एपरेटस की मदद से अगर हम बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। इसमें जो कनेक्टिंग वायर्स हमने इस्तेमाल किए उनका रेजिस्टेंस 1 ओम के ऑर्डर का है। ये जो मेटालिक स्ट्रिप्स है इनका रेजिस्टेंस भी 1 ओम के ऑर्डर का है। अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो अननोन रेजिस्टेंस नापना चाहता हूं वो खुद ही अगर 1 ओम के ऑर्डर का है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं इनके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, जैसे अभी मैंने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं इनके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे सर्किट में काउंट करना पड़ेगा इनको, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम
मीटर ब्रिज जो इसकी एप्लीकेशन है और इसकी दूसरी एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इन दोनों से ही वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो किससे कर सकते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे वहां कैरी फॉस्टर ब्रिज मिलेगा, उससे करो। तो ये इससे रिलेटेड फाइन डिटेल्स हुई। अब मुझे Q बाय P इंटू आर, तो Q और P का रेशो, क्योंकि ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, रेजिस्टिविटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, तो इसके रेजिस्टेंस को मैं लेंथ के प्रोपोर्शनल लिखकर Q बाय P की जगह लिख सकता हूं 100 माइनस L अपॉन L। तो S की वैल्यू हो गई 100 माइनस L अपॉन L, स्मॉल l इज द बैलेंसिंग लेंथ इनटू R। मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, इस फॉर्मूले से काम बन जाएगा। तो इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होगी, कैसे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। उससे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट से तुम्हें फैमिलियर कर देता हूं। रेजिस्टेंस बॉक्स का इंटरनल कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंसेस जुड़े होते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं, सब बता रहा हूं। ये इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, जैसा तुमने अभी डायग्राम देखा बिल्कुल वैसे ही है। आई शेप मेटलिक स्ट्रिप, कॉर्नर पे एल शेप मेटलिक स्ट्रिप, राइट हैंड साइड वाले गैप में है अननोन रेजिस्टेंस वायर एस, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसकी मदद से हम डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गैलोमीटर को जोड़ा है मैंने पॉइंट डी से, दूसरा टर्मिनल जॉकी से। जॉकी में आगे नाइफ एज होती है जिसे परपेंडिकुलर रखकर स्लाइड करना होता है, और अगर सर तुम्हें फोकस करके दिखा सके तो इसमें नाइफ एज में ग्रूव बने हुए हैं, दिख गए होंगे अब तुम्हें, ग्रूव कट लगे हुए। तो इन ग्रूव्स के बीच में वायर रेल की तरह काम करता है, जैसे ट्रेन पटरी पे दौड़ती है, ये जॉकी भी वायर पे इजीली स्लाइड हो जाती है। स्लाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है वो अभी समझोगे, रीडिंग लेते वक्त समझाता हूं। बैटरी का पॉजिटिव की के थ्रू ए पर जा रहा है, की मैं पॉजिटिव में लगाऊं या नेगेटिव में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। की का फंक्शन है सर्किट मेक और ब्रेक करना, इधर लगाऊंगा तो भी वही काम करेगी। नेगेटिव सी पर चले गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम इससे रेजिस्टेंस कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो समझो। रेजिस्टेंस बॉक्स के स्केल को ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, या इसको स्टार्टिंग मानोगे तो ये एंड पॉइंट हो गया। रेजिस्टेंस की वैल्यूज ऐसी हैं कि हम 1 ओम की स्टेप में रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, यानी 1 2 2 5 10, देन नीचे है 20 20 50 देन 100। अगर मान लो मैंने ये 100 ओम का प्लग निकाल दिया, तो यहां से जो करंट आई ये मेटेलिक ब्लॉक से होते हुए इधर से निकलेगी, पर यहां ये एयर गैप आ गया, तो इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक करंट डायरेक्ट नहीं जा सकती, प्लग निकाल चुका हूं मैं। तो कहां से होकर जाएगी, इसके नीचे कॉइल्स लगी हुई तुम्हें दिख रही हैं। ये कॉइल्स कौन से मटेरियल की बनी है, ये यहां लिखा रहता है, यहां लिखा है कॉन्स्टेंटन कॉइल्स, ऐसे किसी किसी में लिखा रहता है मैंगनीन कॉइल्स, तो ये कॉन्स्टेंटन की बनी हुई है। तो अब यहां से इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में जाने के लिए इस रेजिस्टेंस कॉइल में से होकर करंट को जाना पड़ेगा। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 100 ओम का, और ये सब सीरीज में है। अगर मैंने एक प्लग और निकाल दिया 50 का, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 150 ओम। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते हैं। पर इसके बारे में एक बात और जाननी तुम्हें फाइन डिटेल, ये कॉइल्स कुछ स्पेशल वे में लपेटी गई हैं, इनको बोलते हैं हम नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, या हम इसको बोलते हैं डबली वाउंडेड। तो ये डबली वाउंडेड या नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग क्या होता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ऐसा करने का फायदा क्या होता है वो भी समझा रहा हूं, क्यों ऐसा करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे तो ये कनेक्टिंग वायर है, पर तुम मान लो कि ये रेजिस्टेंस वायर है जिसपे इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस वायर होता है जिससे हम लपेट कर रेजिस्टेंस बॉक्स की कॉइल बनाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह का तुमने देखा, इस तरह के मेटेलिक ब्लॉक्स हैं जिनमें हम प्लग लगाते हैं ऊपर से, तो रेजिस्टेंस हो जाता है 0, और प्लग हटा देते हैं तो नीचे जो कॉइल लगी उसमें से फ्लो होती है। तो तुम मान लो ये रेजिस्टेंस कॉइल है जिसका एक एंड इधर जुड़ा रहेगा, दूसरा इधर। अब बाकी का जो हिस्सा है उसको हम ऐसे डबल कर देते हैं,
डबल करके लकड़ी के गुट्टे पर, मान लो ये लकड़ी का गुट्टा और नीचे बॉबिन है, इस पर हम इसको ऐसे लपेटते हैं इस फैशन, इसको कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग या डबली वाउंडेड। ऐसे पूरा तार लपेट देते हैं इसी तरह से। ऐसे लपेटने का फायदा ये होता है कि जब इसमें करंट पास होगी तो एक टर्न में करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे की तरफ होगा, दूसरे टर्न में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा। वास्तव में एक फिनोमेना होता है सेल्फ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब तुम पढ़ोगे उसमें दो फिनोमेना पढ़ोगे, एक है सेल्फ इंडक्शन, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होता है, जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण उस खुद में कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फेराडे ने लॉ दिया था, फेराडेज लॉ ऑफ ईएमआई के नाम से हम जानते हैं, छोटी क्लास में शायद तुमने इंट्रोडक्शन पढ़ा भी था इसका। इसे हम बोलते हैं बैक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ को। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो हो जाती है बैक डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं हम बैक करंट। ये मेन करंट के अपोजिशन में होती है। दूसरे साइंटिस्ट लेंज ने इसके लिए लॉ दिया डायरेक्शन के लिए, उसने बोला कि ये मेन ईएमएफ को अपोज करती है, तो इसे बैक ईएमएफ या बैक करंट बोलते हैं। अब अगर ऐसी कोई करंट फ्लो हो रही है सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन देता देता राइट वर्ड दे सकता है, मिसलीडिंग डिफ्लेक्शन दिखा सकता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सर्किट में जितनी भी कॉइल्स होती हैं उनको डबली वाउंड कर देते हैं कि फ्लक्स में चेंज ही ना हो, एक में फ्लक्स ऊपर की तरफ तो दूसरे में फ्लक्स नीचे की तरफ। तो सेल्फ इंडक्शन से बचने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस बॉक्स का होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो समझोगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं बोर्ड पे, तुम भी बना लो ऑब्जर्वेशन टेबल। बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक तो आर चाहिए, एक एल चाहिए। तो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस पर डिफरेंट बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलने वाली हैं। छोटी सी ऑब्जर्वेशन टेबल है, सिंपल सी। पहले कॉलम में सीरियल नंबर 4 ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट होंगे, अगर 4 नहीं मिल पाते तो 3 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें सारे ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं बैलेंसिंग लेंथ 30 से 70 के बीच। अगर 30 से कम आ रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन हम नहीं लेते, स्मॉल एल 30 से कम मिल रहा है तो, और 70 से ज्यादा मिल रहा है स्मॉल एल तो भी नहीं लेते। उसका कारण, अगर 30 से कम पर ले रहे हैं तो P बहुत छोटा हो जाएगा, Q बहुत बड़ा हो जाएगा, चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के नहीं रहेंगे, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। 70 से ज्यादा पे लेंगे, P बहुत बड़ा हो जाएगा, Q छोटा हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो L नोट करेंगे, पहले R फिर L देन 100 माइनस L। रेजिस्टेंस लगाएंगे अलग अलग, बैलेंसिंग लेंथ corresponding to P, L balancing length corresponding to Q, 100 minus L, then S unknown resistance वो हो जाएगा 100 minus L upon L into R। लास्ट में मीन निकाल देंगे उसका। तो कौन सी वैल्यूज लेते हैं, जो लैब में हम इस्तेमाल करते हैं वायर, उसका रेजिस्टेंस जनरली 2 से 5 ओम के बीच होता है। तो यहां पर भी हम रेजिस्टेंस वही लेते हैं उसी ऑर्डर के 2, 3, 4 एंड 5, बस इसी पर वैल्यूज निकालते हैं बैलेंसिंग लेंथ। या ऐसे रेजिस्टेंस, ये तो मैंने लिख दिया मुझे पता है इसलिए, नहीं तो तुम उसमें चेक करके देखोगे रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू जिस पर बैलेंसिंग लेंथ इन बिटवीन द वायर मिल रही हो, 30 के बाद और 70 से पहले मिल रही हो, वो हमें चूज करना है। तो अब कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, सर्किट कैसे जुड़ा हुआ मैं बता चुका हूं। मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, प्लग लगाया, बाकी सबको चेक किया कोई लूज तो नहीं है। अगर कोई प्लग लूज रह जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जानकारी के बिना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब मैं इस एंड पे टच करता हूं जॉकी को, डिफ्लेक्शन देख रहा हूं गैल्वेनोमीटर में। मैं गैल्वेनोमीटर को साथ में लगाता हूं जिससे तुम्हें जूम करके सर डिफ्लेक्शन दिखा सकें। डिफ्लेक्शन आ रहा है तुम्हारे रिस्पेक्ट में लेफ्ट में
और इस एंड पर राइट में यानी अपोजिट। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढता हूं मैं। अब जब भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन आया तब तो मैंने टच करते हटा दिया, स्लाइड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं टच करे रखूंगा और स्लाइड भी करूंगा लगातार फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे लार्ज करंट फ्लो हो रही है, गैलोमीटर डैमेज हो सकता है। पर जब मैं देखूंगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, जैसे यहां पर अभी फुल स्केल नहीं आ रहा, 5 डिवीजन का अराउंड डिफ्लेक्शन है, अब मैं स्लाइड करके इसको ले जाऊंगा ऐसी पोजीशन पे जहां जीरो हो जाए। अब स्लाइड करने पर ही मैं स्मूथली पता कर सकता हूं, बार बार उठाकर रखूंगा तो नहीं पता कर सकता। अब ये डिस्टेंस आ रही 27.5 एंड ए से नाप रहा हूं मैं लेंथ 27.5, तो 27.5 पर आ रहा है जीरो डिफ्लेक्शन 1 ओम के लिए। मैं इस रीडिंग को छोड़ दूंगा, नहीं लूंगा, बिकॉज इट इज लेस देन 30। 1 ओम हटा दिया मैंने, 1 ओम वापस लगा दिया, 2 निकाल दिया। 2 पर अब मैं वापस बार बार वो चेक नहीं करूंगा, इसे 27.5 से आगे देखूंगा। तो 27.5 से आगे मैंने देखा ये जीरो आ गया, ये आ रहा है 40 पर, 40 पर। तो तुम नोट कर लोगे 2 ओम पर 40, R इक्वल टू 2, L इक्वल टू 40। फिर मैं 1 ओम का प्लग भी निकाल देता हूं 2 and 1 3 सीरीज में, और इससे आगे मैं डिफ्लेक्शन देखता हूं 3 ओम पर, ये आ गया 52, 3 ओम पर 52। देन मैं 2 ओम और निकाल देता हूं, 2 और 2 4 हो गया, 4 ओम पर देखता हूं, 4 ओम पर ये मुझे मिल रहा है 59, 4 ओम पर 59। फिर मैं 1 ओम और निकाल देता हूं 5 ओम पर देखता हूं, ये मुझे मिल रहा है 64, 5 ओम पर 64। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे इस वायर की लेंथ चाहिए, कैपिटल L, इस वायर की लेंथ लिख लो, ये है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और इसका मुझे डायमीटर चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि रॉ होता है एस ए अपॉन एल, तो ए की जगह मैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिखूंगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एस इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4L, जिसमें L 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखूंगा। डायमीटर जो है उसके लिए तुम एक एक्स्ट्रा डिटेल समझो, SWG, फैमिलियर हो गया SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये जो वायर्स आते हैं गेज के हिसाब से आते हैं, ऐसे लोहे की चद्दरें आती है गेज के हिसाब से। जिस बेंच पे तुम बैठे हो 20 गेज की चद्दर है, उससे बनी है बेंच। गेज में स्केल उल्टा चलता है, 20 गेज इज थिकर देन 24 गेज, 28 गेज इज थिनर देन 24 गेज। तो ये वायर है SWG 26 का, 26 गेज का है। तो अब इसमें हम टेबल में देखकर पता लगा सकते हैं, अगर ये 26 गेज का है तो 26 गेज के कोरस्पॉन्डिंग मिलीमीटर में ये वैल्यू होती है 0.45 मिलीमीटर। तो डायमीटर है 0.45 मिलीमीटर। तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और ऐसे 2 तार तुम्हें दे दिए जाएं तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पहले इंडिविजुअली S1, फिर इंडिविजुअली S2, फिर दोनों को सीरीज में जोड़कर इस गैप में लगा दोगे। अब जो आएगा वो आएगा S सबस्क्रिप्ट S सीरीज इक्विवेलेंट, इफ इट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 देन सीरीज कॉम्बिनेशन के लॉस का वेरिफिकेशन हो गया। फिर दोनों को पैरेलल में जोड़कर इस गैप में लगा दोगे, अब जो मिलेगा वो मिलेगा S सबस्क्रिप्ट P पैरेलल इक्विवेलेंट। अगर वो S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 के बराबर आ गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लॉस का वेरिफिकेशन हो गया। इस तरह से हम मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसमें एक एरर होता है जिसे बोलते हैं एंड एरर, जिसपे क्वेश्चन आया 2011 में IIT JEE में। एंड एरर क्या होता है, ये जो मेटेलिक स्ट्रिप्स तुम देख रहे हो जरूरी नहीं दोनों साइड सिमेट्रिकल हो एग्जैक्टली, यानी इनकी विड्थ में या थिकनेस में डिफरेंस आ सकता है। तो अगर इनकी विड्थ और थिकनेस में अगर कुछ डिफरेंस है तो रेजिस्टेंस में एसिमेट्री आ जाएगी। जो कनेक्टिंग वायर्स में इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इनकी लेंथ एसिमेट्रिकल है, रेजिस्टेंस में एसिमेट्री आ जाएगी। रेजिस्टेंस में एसिमेट्री आ जाएगी तो उसके कारण जो एरर इंट्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं हम एंड एरर। रिमूव करने का तरीका यह है कि हमने ये ऑब्जर्वेशंस ले लिए एक बार, तो फिर हम S को यहां से हटाकर लेफ्ट गैप में लगा देंगे, R को यहां से हटाकर राइट गैप में लगा देंगे, इंटरचेंज कर देंगे R और S को। बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर देंगे, यानी जो नेगेटिव पॉजिटिव इधर जा रहा था अब नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा। तो ये जो C था पहले, अब ये A बन गया। अब बैलेंसिंग लेंथ हम इस एंड से नापेंगे। पहले 2 ओम पर हमें मिला था ऑब्जर्वेशन 40,
2 ओम पर 40 मिला था। अगर एंड एरर नहीं है तो अब भी 2 ओम पर 40 मिलेगा, पर अगर एंड एरर है तो अब 2 ओम पर 40 नहीं मिलेगा, सपोज मिला 42, इधर से नापा हमने। तो अब कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? मीन 40 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 2, इसे कैलकुलेशन में यूज करेंगे आगे बैलेंसिंग लेंथ के लिए। क्लियर? तो ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट हो गया। कोई भी डाउट है, पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। अगला एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं तुम्हें, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मीटर ब्रिज से जो जो काम हम कर सकते हैं वो सारा काम हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी कर सकते हैं। ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन नहीं लेना है क्योंकि बोर्ड में नहीं है, पर इसे समझना है कि IIT JEE में है। तो बेसिक तो यही है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी की एप्लीकेशन है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एस शेप में कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं। पहली बात तो इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसका इस्तेमाल पोस्ट ऑफिसेज में होता था, अभी ऑब्सलीट हो गया, अब काम नहीं आता कहीं पर भी, सिर्फ लैब में। और इससे हम वो सब काम कर सकते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज से कर सकते हैं, यानी अननोन रेजिस्टेंस, अननोन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेरिफिकेशन। ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे ब्लॉक्स एंड कीज होती हैं। सिमेट्री है, इसको मैं उससे मैच कराकर तुम्हें बता रहा हूं। जैसे उसमें 4 पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज में, ABCD, इसमें भी है। ये A है, ये B है, ये C सीक्वेंस में, और ये D है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है। IIT JEE में घुमाकर पूछा था, बोले कि ये B है, ये C है, D है, ये A है, तो बताओ अननोन रेजिस्टेंस कहाँ लगाओगे? अननोन रेजिस्टेंस की पोजीशन फिक्स है C और D। अब C की जगह इसका नाम बदल के D कर दिया, इसका नाम A कर दिया, तो हम बोलेंगे D और A के बीच में लगा देंगे। A और B के बीच में होता है P, तो P इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस, 1, 10, 100, 1000, 4 वैल्यूज, 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। B और C के बीच होता है Q, हमारे पास फिर से अवेलेबल है 4 वैल्यूज Q इंट्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज 1, 10, 100, 1000। A और D के बीच है नोन रेजिस्टेंस R, ये पूरी ब्रांच नोन रेजिस्टेंस R इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इसमें वैल्यूज ऐसी हैं कि हम 1 ओम की स्टेप में कोई भी वैल्यू बना सकते हैं। तो 1, 2, 2, 5, 10, 20 के कितने होने चाहिए सोच के बताओ? 2, जिससे 40 बनाई जा सके। देन 50, और एक स्पेशल वैल्यू होती है इंफिनिटी, यानी यहां नीचे कोई कॉइल है ही नहीं, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच कोई कॉइल जुड़े हुए नहीं है। अगर यहां से प्लग निकाल दिया तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। 100, 200 के कितने होने चाहिए? तो सिमेट्री तुम्हें समझ में आ गई। 500, 1000, 2000, 2000 एंड फाइनली 5,000। ये कुछ वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा इंटरनल कनेक्शन, ए इंटरनली कनेक्टेड है, बेस पर एक की लगी हुई है उससे, इसका इस्तेमाल हम करते हैं सेल की के की तरह जो वहां पर है। बी इंटरनली कनेक्टेड है, बेस पर एक दूसरी की लगी हुई है उससे, उसका इस्तेमाल हम करते हैं गैल्वेनोमीटर की तरह, की के डैश। तो कनेक्शन कैसे बनने? P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया, S होगा C और D के बीच। यहां C से मैंने कनेक्शन निकाला, ये S कनेक्ट किया S का दूसरा टर्मिनल D पर। अननोन रेजिस्टेंस वायर जो दिया जाता है उसको हम ऐसे लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर कैसे जुड़ा हुआ है? B से की के डैश, देन गैल्वेनोमीटर, देन D। B से की के डैश, देन गैल्वेनोमीटर, देन D।
तो गैल्वेनोमीटर जुड़ गया बी और डी के बीच। बैटरी जुड़ रही है, पॉजिटिव जा रहा है ए पर, नेगेटिव जा रहा है की के थ्रू सी पर। मैं की को क्या करता हूं, इधर से हटा देता हूं, इधर लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है की पर, की जा रहा है ए पर। तो देखो यहां पर भी पॉजिटिव जा रहा है की पर और की से गया ए पर, और नेगेटिव नॉट कनेक्टेड ऐसे दिखाते हैं, ये दोनों तार आपस में भिड़ नहीं रहे, जुड़े हुए नहीं है। नेगेटिव जाएगा सी पर, ये चले गया सी पर। सर्किट कंप्लीट। ऑब्जर्वेशंस लेने हैं हमें, एस पता करना है, एस होगा क्यू बाय पी इंटू आर। क्यू और पी का रेशियो हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं और आर की वैल्यू हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस तरह से कंट्रोल करते हैं क्यू और पी का रेशियो और आर की वैल्यू कि ब्रिज बैलेंस हो जाए, और अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये रिलेशनशिप सही होगी। अगर मैंने क्यू बाय पी रेशियो 1 कर दिया तो एस सीधे सीधे आर के बराबर आ जाएगा। तो एपरेटस पर इसको कैसे दिखाएंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुमको। ये एपरेटस है, एकदम क्लियर तुम देख पाओगे। इसको तुम कंपेयर कर सकते हो, जैसा कि तुम इसमें देख रहे हो डायग्राम में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, टर्मिनल ए बी सी, या बोर्ड पर तुमने जो देखा था ए बी सी, नीचे वाला है ये डी। सी और डी के बीच अननोन रेजिस्टेंस वायर, ए और बी के बीच पी 1 10 100 1000, बी और सी के बीच क्यू 1 10 100 1000, ए और डी के बीच ये पूरी ब्रांच नॉन रेजिस्टेंस आर इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें ये वाला प्लग इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक। ए इज इंटरनली कनेक्टेड टू दिस की, ये कैसी की है, प्लग की या टैपिंग की, टैपिंग की, पुश टू ऑन, जब तक प्रेस करके रखोगे तब तक ऑन, हाथ हटा दिया ऑफ। बी इंटरनली कनेक्टेड है इस की से, तो बी से की से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल डी पर। बैटरी का पॉजिटिव इस की से ए पर, नेगेटिव सी पर। सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मुझे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है। मुझे अंदाजा तो है 2 से 5 ओम, इतनी लेंथ है तो 2 से 5 ओम, लैब में इतना ही होता है। रियल लाइफ सिचुएशन में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तार कहां से टूट कर गिरा है। पोस्ट ऑफिस में क्या काम आता था, पहले सारा का सारा कम्युनिकेशन वायर्स के थ्रू होता था। आंधी तूफान में तार कहीं टूट कर गिर गया तो पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे हम पता लगा लेते थे कि कहां से टूट के गिरा है इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो वो कैसे पता लगा लेते थे अभी बताऊंगा मैं तुमको। तो P और Q रेशियो में कंट्रोल करता हूं अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। रेशियो मुझे 1 करना है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं 1 1 निकाल कर 1 कर सकता हूं, पर उसमें परेशानी है कि कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस भी 1 ओम के ऑर्डर का, सेंसिटिविटी कम मिलेगी, इसलिए मैं 1 को प्रेफर नहीं कर रहा। मैं 10 10 निकाल के कर सकता हूं, मैं इसे प्रेफर करता हूं। 10 10 निकाल कर मैं रेशियो 1 कर देता हूं, ये भी 10 ये भी 10। इसमें क्या फायदा होगा, 100 100 निकाल के भी तो 1 कर सकता हूं। चारों रेजिस्टेंस जब सेम ऑर्डर के होते तब सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के होंगे ऐसा मैं चाहता हूं। मुझे पता है ये 2 से 5 ओम के बीच है तो 10 10 निकाल रहा हूं। 100 का ऑर्डर तो ज्यादा हो जाएगा। पर जब पोस्ट ऑफिस में हम बैठे होते थे रियल लाइफ सिचुएशन में, हमें पता नहीं होता था कितने ओम का रेजिस्टेंस, कहां से तार टूटा है, कितनी लंबाई पर। तो हम सारी वैल्यूज चेक करते थे, जिसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा आता था उसको लेकर आगे बढ़ते थे, क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा मिलेगी। यानी 1000 निकाल कर भी 1 करके देखते थे। तो मैंने 10 10 निकाल कर 1 कर दिया। अब मैं पहले सेल की दबाता हूं, थोड़ा सा वेट करता हूं, और फिर गैल्वेनोमीटर की दबाता हूं डिफ्लेक्शन देखने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि हम थोड़ा सा वेट क्यों करते हैं, तुरंत दोनों को क्यों नहीं दबा देते। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने डिटेल बताई थी तुम्हें सेल्फ इंडक्शन,
सेल्फ इंडक्शन ऐसा फिनोमेना है केवल उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक चेंज रहता है। चेंज खत्म, सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट खत्म। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेल की दबाने के बाद थोड़ा सा वेट कर रहा हूं करंट मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाए, जिससे इतनी सारी जो कॉइल्स इसमें लगी हुई हैं भले डबली वाउंडेड है पर फिर भी सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट ना आए, मिसलीडिंग डिफ्लेक्शन ना मिले। अब मैंने गैल्वेनोमीटर की दबाई, तुम डिफ्लेक्शन देखो गैल्वेनोमीटर की निडल किधर डिफ्लेक्ट हो रही है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में लेफ्ट में, ठीक है। अब मैंने निकाल दिया इन्फिनिटी, अब डिफ्लेक्शन देखता हूं अभी भी लेफ्ट में, यानी कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई प्लग लूज पड़ा है। क्योंकि ये सिचुएशन वैसी थी जैसे हम मीटर ब्रिज में एक बार एंड ए पर लगाएं दूसरी बार एंड सी पर लगाएं तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आया तो हमें श्योरिटी हो जाए कि कहीं ना कहीं बीच में जीरो मिलेगा, पर अभी तो ये श्योरिटी मुझे नहीं मिल रही। मैं दोबारा चेक करता हूं, अभी सही है राइट में, जब रेजिस्टेंस जीरो है तो राइट में और जब इन्फिनिटी है तो लेफ्ट में। क्लियर? यानी जीरो से इन्फिनिटी के बीच ऐसी कोई वैल्यू जरूर होगी जब डिफ्लेक्शन जीरो मिल जाएगा। वो वैल्यू ढूंढने के लिए मैं इन्फिनिटी वापस लगा देता हूँ, 1 ओम से स्टार्ट करता हूँ, मुझे पता भी 2 से 5 ओम के बीच है, 1 ओम निकाला मैंने। डिफ्लेक्शन राइट में, 1 वापस बंद कर दिया, 2 निकाला, डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आ गया, काफी ज्यादा आ गया, डाउट होता है मुझे, मैं वापस से चेक करता हूं। ये क्या होता है कि एक तो जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है तब प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आती है, अभी सही आ रहा है, अभी राइट में आ रहा है। मॉइस्चर के कारण क्या होता है, इन पे लेयर चढ़ जाती है मॉइस्चर की फ्लक्स पे, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अभी 2 पर भी लेफ्ट में, सॉरी 2 पर भी राइट में, अब मैंने 3 कर दिया, अब क्लियर कट लेफ्ट में है। तो 2 से 3 के बीच डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब अननोन रेजिस्टेंस 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, यानी जीरो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन 2 से 3 के बीच कहीं निकल गई। अब 2 से कितना बड़ा है 3 से कितना छोटा है वो जानने के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं इनको वापस लगा देता हूं, रेशियो चेंज करता हूं। मैंने P को कर दिया 100, जबकि Q अभी भी 10 है, तो Q बाय P हो गया 1/10, तो S हो गया R/10, तो R हो गया 10 टाइम्स S। तो जो बैलेंस पॉइंट हमें 2 और 3 के बीच मिल रहा था 20 और 30 के बीच मिलेगा 10 टाइम्स S। मैं 20 ओम निकाला, डिफ्लेक्शन चेक किया टुवर्ड्स राइट, 25 कर दिया, डिफ्लेक्शन चेक किया राइट, 27 कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहा है, 26 पर ट्राई करते हैं पहले, क्योंकि 25 से सीधे 27 चल गया था। 26 कर दिया, नो डिफ्लेक्शन, वो जो है इंड्यूस करंट के कारण था, मैंने जल्दबाजी की थी इसलिए। ठीक है, मान लो ये राइट में आ गया 26 पर और 27 पर लेफ्ट में आ गया, मींस S हुआ 26 27 डिवाइड बाय 10, 2.6 से बड़ा 2.7 से छोटा, तो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक हमें पता चल गया। अननोन रेजिस्टेंस 2.6 से बड़ा है 2.7 से छोटा है। अब मैं P को 1000 कर देता हूँ, हालांकि अब सेंसिटिविटी कम होती चली जाएगी क्योंकि 1000 ओम का लगा दिया मैंने, Q मैंने 10 ही रखा है, तो रेशियो क्या हो गया 1/100, Q बाय P इज 1/100, तो S हो गया R/100, तो R हो गया 100 टाइम्स S। तो जो बैलेंस पॉइंट मुझे मिल रहा था 25 और 26 के बीच, नहीं हाँ 25 और 26 और 27, तो 26 और 27 के बीच वो अब कहाँ मिलेगा, 260 और 270 के बीच, 250 60 260 इंट्रोड्यूस कर दिया, सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। डिफ्लेक्शन, सेंसिटिविटी खत्म हो गई, सेंसिटिविटी कम हो गई, पूरी एक रेंज में जीरो दिखाएगा, 260 पर भी जीरो, 265 पर भी जीरो दिखाएगा और 270 पर भी जीरो दिखाएगा। ये 200, ये 50 है, 20, 270 इस पर भी जीरो दिखाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मीन ले लूंगा, 260 भी नहीं लूंगा, 270 भी नहीं लूंगा, उसका आधा 265, सो अननोन रेजिस्टेंस इज 2.65 ओम। एक्सपेरिमेंट खत्म।
अब ये कैसे हम पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे पता लगा लेते थे वो समझ लो। जो भी वायर हमने इस्तेमाल किया उसका रेजिस्टेंस हमको पता है, यूनिट लेंथ का, जो वायर लाइन में हमने काम में लिया। अब उसका एक एंड तो पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है हमारे पास, ये दूसरा एंड टूट के गिर गया तो अर्थ के कांटेक्ट में आएगा। खंभों के बीच दूरी इतनी रखते थे कि कम से कम एक सिरा तो अर्थ पे कनेक्ट हो जाए। तो ये मैंने इसको अर्थ के सिंबल से कनेक्ट करके दिखा दिया। अब मैं क्या करता था कि पोस्ट ऑफिस में इस सी को भी अर्थ से कनेक्ट कर देता हूं, कर सकता हूं क्योंकि नेगेटिव से जुड़ा है, नेगेटिव का पोटेंशियल जीरो, अर्थ का भी जीरो। तो अब मैं मानूंगा कि आपस में जुड़ गए बिकॉज अर्थ इज कंडक्टिंग। तो अब मैं पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे एस की वैल्यू निकाल लूंगा। एस की वैल्यू मेरे पास है और जो वायर मैंने यूज किया उसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मैं जानता हूं, लेंथ आ जाएगी, ऐसे हम पता लगा। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट आज के हमारे हो गए। अब तुम प्रैक्टिस करोगे, कोई डाउट है पहले तो वो पूछ सकते हो, पूछो, नहीं तो मुश्किल से 5-5 मिनट के एक्सपेरिमेंट हैं जो तुम परफॉर्म करके देख सकते हो। रीडिंग्स तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, बस तुम्हें परफॉर्म करके देखना है। करो एक्सपेरिमेंट। असाइनमेंट जो है वहां पर लगा हुआ है। आज के लेक्चर के बाद तुम कौन कौन से क्वेश्चन कर पाओगे, जाते वक्त वहां से नोट कर लेना, नोटिस बोर्ड से पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लगा हुआ है।